तब तक अपने काम पर काम करें जब तक आप जीत नहीं जाते हैं। घबराना कहाँ है और पछताना कहाँ है। जिंदगी ही एक खेल है और खेल का अंतिम क्षण यानी अंतिम पल भी जीत की प्रतीक्षा कर रहा होता है। आपकी जीत जरूरी है, आपको जीतना पड़ेगा, चाहे वो हमारे लिए हो, चाहे अपने चाहने वालों के लिए हो, चाहे आपका जो परिवार है, आपके जो शुभ चिंतक हैं जो आपसे जुड़े हैं, जिन्हें आपकी जीत की प्रतीक्षा है, जो आपके जीत का पल पल इंतजार कर रहे हैं। आपको जीतना तो है और जीतना ही पड़ेगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट, एक बहुत ही बेहतरीन कंटेंट, ये कह सकते हैं कि आशा और विश्वास से भरा हुआ कंटेंट आपके YouTube चैनल पर आपके लिए पेश है। आप इसे स्वीकार करें। आइए आपको जोड़ता हूँ एक महत्वपूर्ण कंटेंट में, पूरे मनोवेग से, पूरे शिद्दत से, पूरे एहतराम से जुड़िए हमारे साथ अपने YouTube चैनल पर। समास पार्ट 2 लेकर के मुखातिब हूँ। एक बहुत ही बेहतरीन मंच है ये, जहाँ आप सिलसिलेवार तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से तमाम ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों को हासिल कर पा रहे हैं जो ज़रूरी था आपके लिए। देखना जरा, तो समास ये पार्ट 2 है और समास पार्ट 1 आपसे बहुत कुछ कह चुका है। एपिसोड 1 देखना मत भूलिएगा। एपिसोड 1 आपके लिए बहुत ही जरूरी है। समास का पूरा परिचय आपको वहाँ मिलेगा। समास क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ा जाना चाहिए, समास आया कहाँ से, समास की ज़रूरत क्या है, समास के अन्य आयामों पर भी चर्चा एपिसोड 1 में मैं कर चुका हूँ। एपिसोड 2 जहाँ समास पार्ट 2 उल्लिखित है, मैं आपको इसलिए मैंने कहा कि आपको टाइम देना होगा। टाइम इसलिए देना होगा क्योंकि तब आप इसके तह तक पहुँच पाएंगे। देखिएगा, जहाँ हमने एपिसोड 1 में देखा है समास के 6 भेद होते हैं, जहाँ एपिसोड 1 में हमने जाना है कि किस समास का कौन सा पद प्रधान होता है। अब मैं इसकी चर्चा ही नहीं करूँगा। आप इस बात की पूरी जानकारी लेने के लिए एपिसोड 1 जरूर देखें, समास पार्ट 1 जरूर देखें, फिर आपको ये रूपरेखा बेहतरीन ढंग से समझ में आएगी। अब मैं यहाँ ठीक ठाक शुरुआत करता हूँ। समास के भेद 6 में से पहला ही भेद आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, जिसे मैं कह रहा हूँ अव्ययी भाव समास। ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ ऐसा करूँगा आपके लिए जो बिल्कुल अलग होगा। अव्ययी भाव समास आपको लाइक करने पर मजबूर कर दूंगा। शेयर ना करें वो अलग बात है, लाइक करने पर मजबूर जरूर करूंगा मैं आपको। अव्ययी भाव समास देखना जरा, यह समास स्टार समास, वैसे 6 समास 6 स्टार है, लेकिन अव्ययी भाव समास अपने आप में अद्भुत है, खास है। सबसे ज्यादा अगर परेशान आपको करता होगा तो अव्ययी भाव समास करता होगा, या तो फिर तत्पुरुष समास का विग्रह आपको परेशान करता होगा। मैं स्टूडेंट्स लाइफ में ये बात कर सकता हूँ, इस बात की पूरी जानकारी आपको बता सकता हूँ कि वाकई में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कहाँ करना होता है, किन किन टॉपिकों में कहाँ कहाँ समस्याएं आती हैं। तो ऐसी समस्याओं से निजात पाने के लिए, ऐसी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए मैं आपके साथ मुखातिब हूँ, आपसे जुड़ा हूँ, आपकी सेवा में तत्पर हूँ और रहूँगा। देखिएगा जरा, तो अव्ययी भाव समास वाकई में मैं इसके कुछ महत्वपूर्ण अंश लिखूँगा। पहली बात तो यहीं से शुरुआत करता हूँ, पहला पद प्रधान होता है और बार बार आप ये प्रधान होता है ऐसा करते हैं, और मैंने इसे याद भी करा दिया है आपको एपिसोड 1 में किसका कौन सा पद प्रधान होगा। इस बात की जानकारी आप एपिसोड 1 से ले सकते हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ वहाँ बहुत कुछ है। एपिसोड 1 देखना ना भूलिएगा। एपिसोड 2 तभी देखें, या अभी फिलहाल देख रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन एपिसोड 1 जरूर देखें, जरूर देखें, क्योंकि वहाँ पर आपके बेस हैं, वो आपका आधार है, वो आपकी नींव है, और नींव कमजोर होगी तो फिर इमारत जान ही रहे हैं, फिर आगे क्या कहना। तो पहला पद प्रधान होगा। ये पहला पद प्रधान होने का मतलब क्या है, पहले पद की प्रधानता, इसका क्या लेना देना है। पहला पद प्रधान, और इस प्रधान का मतलब क्या है। हिंदी के स्टूडेंट्स जो अभी तैयारी कर रहे हैं या तैयारी कर चुके हैं, मेरा उनसे ये थोड़ा सा एक अपने मनोभाव, अपने मस्तिष्क में ये प्रश्न दौड़ाएं कभी कि प्रधान को निकालते कैसे। इसने, मैंने आपसे कहा नहीं कि स्टूडेंट्स लाइफ में इसने बड़ा तंग किया, लेकिन आपको करने नहीं दूंगा। जहाँ से आदमी चोट खाता है उसकी रग को कुरेदता नहीं, बल्कि उसे भरने का तरीका ढूंढता है।
और यही जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है, यही जिंदगी के सबसे बड़े कार्य दायित्व होते हैं। टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ने से बेहतर है अगला ना टूटने पाए, उस तरीके को समझ जाएं। देखिएगा, तो पहला पद जो प्रधान होता है, प्रधान का मतलब क्या है, इस बात को समझें आप। देखिएगा, मैं एक आपको फार्मूला देता हूं, एक फार्मूला यह देता हूं, सीधी सीधी बात, कोई शब्द ऐसा हो जिससे किसी को अलग कर सकते हैं, जो अलग हो जाएगा उसी को प्रधान कहेंगे। देखना, अभी नहीं समझ पाए होंगे आप। तत्पुरुष समास का एक बेहतरीन उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये अव्ययी का नहीं है, गंगा जल। आप बताइए, इस शब्द में दो पद आपस में जुड़े हैं और आपने एपिसोड 1 आपसे चीख चीख के कह रहा है आप हमें देखें, आप हमें देखें, तब आप समास की परिभाषा से वाकिफ हो पाएंगे। एपिसोड 1 जब आप देख रहे होंगे, वहां आपको इस बात की जानकारी मिलेगी कि दो सामासिक पद जुड़ करके समस्त पद बनाते हैं। ये एक समस्त पद है, लेकिन इसमें देखिए दो अलग अलग पद हैं, एक को पूर्व पद, एक को उत्तर पद कहेंगे, एक को पहला पद, एक को दूसरा पद कहेंगे। जहां हमने पहला पद लिखा है, इसे दूसरे लहजे में पूर्व पद भी तो लिख सकते हैं, तो इसे हम पूर्व पद कहने वाले हैं और इसे हम उत्तर पद कहने वाले हैं। नो डाउट, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखना, इसमें प्रधान कौन, इस बात की जानकारी कैसे करें। ट्रिक दे रहे हैं, फार्मूला नहीं है, ट्रिक दे रहे हैं, समझना जरा इस बात को, बहुत ही बेहतरीन है, कभी आप मिस नहीं करेंगे। या भी चेक करके आप देखिएगा, इस दोनों पद में आप बताना किसे हटा सकते हो, आप किसे हटा सकते हो। तो आप कहेंगे सर मैं तो गंगा को नहीं हटा सकता, जल हटा सकता हूं, है ना। यानी वो नहीं कि आपको गंगा का जल हटाना है, ऐसा कल्पना ना करो। ऐसे ही सोचिए कि गंगा और जल में सूक्ष्म कौन है, तो आपको लगेगा जल। और दोनों तरीकों में आपको हटाना किसे है, तो जल को। गंगा तो हटाई नहीं जा सकती, गंगा से आप ला क्या सकते हो, जल। गंगा को उठा तो लाओगे नहीं, समझ गए ना। इस तरीके से, इसलिए जिसे आप अलग करेंगे, देखना मैं लिख दे रहा हूं, जिसे अलग कर सकते हैं, ये ट्रिक है, फार्मूला नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं। जिसे अलग कर सकते हैं उसे हम प्रधान कहते हैं, जिसे अलग कर सकते हैं उसे प्रधान कहते हैं, है ना। जरूरी की बात है, देखना ये हर जगह काम आएगा। अभी इसके उदाहरण आपके स्क्रीन पर जब मैं दौड़ाऊंगा, ये सारी बातें आपको बताएंगे कि वाकई में कितने इंपॉर्टेंट हैं हम। देखिएगा, अव्ययी भाव समास के पहले मैं आपके सामने कुछ उपनाम रखूंगा, ये मेरे नियम हैं। देखना, उपनाम इसी के हैं, लेकिन इसके तरीके ये अलग हैं। ये देने का तरीका आपको बिल्कुल अलग करके दे रहा हूं, मैंने आपसे कहा भी है, वादा किया है, निभा रहे हैं। उपनाम देखना, उपनाम इस अव्ययी भाव समास के रखेंगे और इसी उपनाम के आधार पर हम इसके विभिन्न उदाहरणों को बारीकी से जानेंगे। पहली बात तो हम इसे उपसर्गों का समास कहेंगे, उपसर्गों का समास कहेंगे। क्यों कहेंगे, चर्चा करेंगे। उपसर्गों का समास कहेंगे। दूसरी बात, हम इसे अव्यय समास कहेंगे। क्यों कहेंगे, चर्चा करेंगे। तीसरी बात, इसे हम समान योजक समास कहेंगे। क्यों कहेंगे, उदाहरण के साथ अभी पेशकश आपके सामने आएगी। समान योजक समास उदाहरण के साथ पेश करेंगे। चौथी और महत्वपूर्ण बात, इसे झूठा समास भी कहेंगे। अद्भुत है, अब मजा तो अब आएगा, रोचकता तो अब बढ़ेगी। इसलिए मैंने कहा कि कंटेंट छोड़ करके जाने वाले, रास्ते में भाग करके मुंह फेरने वाले, रुकिए जरा, ठहरिए, अच्छे कंटेंट से जोड़ा हूं, महत्वपूर्ण लम्हों को आप छोड़े ना। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इतने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि जितनी आपने कल्पना नहीं की थी। मैंने कोशिश की है वही भेंट देने की। तो ये जो अव्ययी भाव समास है, इसके ये 4 जो उपनाम मैंने रखे हैं, इन उपनामों के आधार पर आपको इनकी बाबत जानकारी यानी फुलफिल जानकारी मिलने वाली है। तो आइए एग्जामिनर्स के मस्तिष्क से जुड़े हुए प्रश्नों से सवाल जवाब करते हैं। आइए एग्जामिनर के दिल की बात करते हैं। एग्जामिनर साहब हमसे कहेंगे कि उपसर्गों का समास किसे कहते हैं, तो हमारे स्टूडेंट्स, होनहार विद्यार्थियों का जवाब होना चाहिए अव्ययी भाव समास। हमारे एग्जामिनर महोदय हमसे कहेंगे कि अव्यय समास किसे कहते हैं, तो हमारे प्रिय विद्यार्थियों का जवाब होना चाहिए अव्ययी भाव समास।
समानयोजक समास किसे कहते हैं? आपके जवाब होने चाहिए बेईभाव समास। आप कहीं विस्तृत व्याख्या कर रहे होते हैं तो ऐसे हेडिंग्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। झूठा समास निम्नलिखित में से किस समास को कहा जा सकता है? ऐसे प्रश्नों से मुखातिब हो हमारा एग्जामिनर तो हमारे जवाब बने रहने चाहिए बेईभाव समास के साथ। आइए उदाहरण से जोड़ते हैं। आइए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से उदाहरण पेश करते हैं। देखिएगा, तो उपसर्गों के समास का कहना है, पहले मैं ये सिद्ध करूंगा, पॉइंट नंबर 1, यानी इस बात को मैं सिद्ध करने वाला हूं क्यों मैं इसे उपसर्गों का समास कहता हूं। उपसर्गों का समास क्यों? देखिएगा, मैं इसे उपसर्गों का समास क्यों कहता हूं, इस बात को अब आपके सामने मैं सिद्ध करता हूं। सिद्ध कैसे करूंगा? उदाहरण के साथ करूंगा। उपसर्ग कैसे जानोगे? पता है आपको। उपसर्ग क्या आपके YouTube चैनल पर प्रोवाइड कराया जा चुका है? जी हाँ, आप कई पार्ट में जाकर के उपसर्ग की क्लास का बखूबी अध्ययन कर सकते हैं। बेहतरीन तरीके से उसको भी पेश किया गया है। आपकी तैयारी अच्छी हो, ऐसी मनोकामना, ऐसे उद्देश्य के साथ हर चीज़ को आप तक प्रोवाइड कराने का मेरा सफल प्रयास रहा है। देखिएगा जरा, उपसर्गों का मतलब हुआ, उपसर्ग सीधी सीधी बात समझिएगा, वो शब्दांश होते हैं, शब्द ना कह के इन्हें क्या कहिएगा, शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर, कहाँ लगते हैं? प्रारंभ में लगकर उसमें आमूल परिवर्तन कर देते हैं, यानी उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसकी सुंदरता को बढ़ा या घटा देते हैं। उपसर्ग की पूरी जानकारी हासिल करने के लिए, उपसर्ग को और भी बेहतर से समझने के लिए, ये इतना नाकाफी होगा किसी भी बात को कहने के लिए। इतना ही कह दें तो उपसर्ग की तौहीनी होगी, इसकी बेइज्जती होगी। आप इसका पूरा देखें, ये मत सोचें कि मैं किसी से कम हूँ, ये किसी से कम है ही नहीं। इसे उठाएं और इसके एपिसोड पर जाएं और इसके पूरे तरीकों को समझने का प्रयास करें। बहरहाल फिलहाल यहाँ समझ देखिएगा, उपसर्ग तो इतने से आप समझ सकते हैं। देखिएगा, मैं कहूँगा आजीवन, आजीवन, आजीवन। देखिएगा, तो ये आप देख पा रहे होंगे, जीवन के साथ एक छोटा सा शब्द लगा है। मैं अगर आपसे कहूं कि दो पद हैं, इसमें से किसे अलग कर पाओगे? क्या जीवन को अलग कर सकते हो या आ को? तो आपके लिए आसानी बिल्कुल है कि सर मैं आ को ही अलग कर दूं, जीवन कैसे अलग करूंगा? तो प्रधान कौन होगा भैया? नियम से बताइए जरा, प्रधान कौन होगा? फिर तो प्रधान यही होगा जिसे अलग कर रहे हैं। क्लियर है ना? इसका मतलब यह प्रधान होगा। हुआ कि नहीं हुआ? यानी पूर्व पद क्या हुआ? पूर्व पद प्रधान हुआ और उत्तर पद प्रधान नहीं है, ध्यान देना। तो हम एक बात ध्यान दें, इसीलिए मैंने इसे सिद्ध किया कि इसका पहला पद प्रधान होता, वो आपके स्क्रीन पर लगा भी दिया। अब देखिएगा, आजीवन का जैसे दूसरी बात, समास जो विग्रह किया जाएगा, इस आजीवन का विग्रह क्या होगा? जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत, जीवन भर, है ना? कहते नहीं कि जिंदगी भर। तो आजीवन, जीवन प्रयत्न, ये इसका समास विग्रह हो गया, सामासिक विग्रह हो गया। और हमेशा ध्यान दें, ज्यादातर जगहों पर जो उपसर्गों के अर्थ होते हैं वो पीछे ही लगाया जाता है, ज्यादातर। ये में भी आप कोशिश करके देखें। निर्दोष लिखेंगे हम, तो निर्दोष में आप देख पा रहे होंगे नि उपसर्ग है और इसको कह सकते हैं दोष रहित, कह सकते हैं ना, दोष रहित। मैं सामासिक विग्रह भी साथ साथ कर रहा हूं क्योंकि ये जो उदाहरण आपको दे रहा हूं, ध्यान देना, इतना टाइम इसलिए इन्वेस्ट कर रहा हूं, इतना टाइम इसलिए आपसे करवा रहा हूं कि आप इसको कर लें। इसके बाद समाज की एक क्लास आएगी, इसी यूट्यूब पे रनवे की तरह दौड़ाऊंगा, 20 मिनट में आपकी पूरी कक्षा का रिवीजन कर जाऊंगा। ये ना सोचिए कि टाइम लगवा रहा हूं यहाँ पे। ये टाइम अगर आज आप खर्च करेंगे तो कल का मुनाफा आप ही कमाएंगे, ध्यान देना। यहां होगा क्या? निर्दोष, दोष रहित। अगर हम बात करें प्रतिदिन, देखिएगा प्रति उपसर्ग है, प्रतिदिन। किसे अलग कर पाओगे बताना जरा? इसमें दिन को अलग कर दोगे क्या? अलग तो यही कर सकते हैं ना, प्रति हटा सकते हैं, यही इतना काम कर सकते हैं। सहज बात यही है, मैंने इसलिए कहा जिसे अलग कर सकते हैं, दूसरे लहजे में समझ सकते हैं, वो मुझे थोड़ा सा अन्य अगले की अपेक्षा थोड़ा सा छोटा छोटा दिखेगा, है ना ये चीज। तो प्रतिदिन, इसमें प्रति को अलग कर सकते हैं आप, और आप कह सकते हैं प्रतिदिन का मतलब हर दिन, हर दिन, है ना, प्रतिदिन, हर दिन। बेघर, बेघर का मतलब बिना घर के या घर बिना, बिना घर के,
लावारिस, लावारिस में देखिएगा, देखते जाइएगा, लावारिस, लावारिस में क्या होगा, बिना वारिस के, बिना वारिस के। क्लियर है ना। ये देखिए ला उपसर्ग है, यहाँ बे उपसर्ग है, यहाँ प्रा उपसर्ग है। इन्हीं को अलग कर सकते हैं आप, इस तरीके से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। आगे देखिएगा, अगर हम बात करें यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथा भक्ति, इस तरीके से यथा कर्म, तो जब भी कभी आएगा तो देखिए विग्रह कैसे होगा, शक्ति पहले, यथा माने अनुसार, तो शक्ति के अनुसार, यथा भक्ति, भक्ति के अनुसार, यथा कर्म, कर्म के अनुसार। ये ऐसे तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कई शब्दों का सॉल्यूशन अपने साथ लिए घूमते हुए, और हम थोड़ा सा उनको मिस आउट करते हैं इस वजह से क्योंकि हम कभी उसकी बारीकियों को जानना ही नहीं चाहते। लगभग आप देख लीजिए, लगभग क्या, मैं भी लगभग कर डाला मैंने, सबके अर्थों को अक्सर पीछे रखा। बेघर घर के बिना भी लिख सकते हैं, बिना घर के लिखा है वो अलग बात है। तो उपसर्गों का जो फार्मूला है विग्रह करने में बिल्कुल आपको सचाना नहीं है, यहाँ कोई विशेष नियम नहीं काम करेगा। यथाशक्ति हो गया। अगर हम बात करते हैं इसी सिलसिले में भर पेट लिख दें, भर पेट, तो क्या करेंगे, पेट भर कर, पेट भर, यही तो होगा। भर पेट मतलब पेट भर के, या जम करके जो खाना खाते हैं आप, भर पेट खाना खाते हैं। प्रतिपल हम आपको याद करते हैं, प्रतिक्षण हम आपसे बात करते हैं, प्रतिक्षण हम आपके लिए तैयार रहते हैं, प्रतिपल। तो ये जो प्रति आ रहा है ना, इसका मतलब है हर हर हर। तो प्रतिपल का मतलब हर पल, प्रतिपल का मतलब हर पल। क्लियर है ना। तो ऐसे महत्वपूर्ण उदाहरणों को आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। क्लियर बात है। तो प्रतिपल और हर पल की बात जहां हमने की, ये सारी चीजें आप देख पा रहे होंगे, सब में क्या लगा है, उपसर्ग लगा है आगे। और इसी वजह से यही कारण है इसे अव्ययी भाव समास का उदाहरण माना जा रहा है। ये जो चार उपनाम मैंने रखे हैं ना, इसके ये चारों फार्मूले समझ लेना इसके, कि जहां उपसर्ग लगे होंगे, जहां ऐसे शब्द आएंगे जिनमें उपसर्ग होंगे, ऐसे शब्द जो उपसर्ग युक्त होंगे वो अव्ययी भाव समास के उदाहरण होंगे। इसकी ठीक ये जो पहला उपनाम है, ये पहला नियम है, पहला उपनाम, या कह सकते हैं इसे रूल फर्स्ट। इसके अनुसार इसको सिद्ध करके मैंने आपको दे दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मान के लें आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अपनी तैयारी को बनाए रखें, जुड़े रहें। देखिएगा, ध्यान दें, तो जहां हम लोगों ने एक पैटर्न को सिद्ध कर दिया, यानी रूल फर्स्ट को पूरी तरीके से निपटा दिया, और इसके बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं कि आपको उपसर्गों का समास क्यों कहते हैं, तथा उपसर्गों के आधार पर आपको कैसे समझा और पढ़ा जा सकता है। ये क्लियर बात होगी, है ना। इस बात को तो आप जान चुके हैं। अब ध्यान दें, दूसरी बात हम करेंगे, इसे अव्यय समास कहते हैं। तो इसको तो मैं 1 मिनट में निपटाने वाला हूं। देखना, जो उपसर्ग होते हैं ना, ये क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय किसे कहते हैं, जिसमें लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है, के आधार पर परिवर्तन ना हो, उन्हें क्या कहेंगे, अव्यय कहेंगे। तो आप देखिएगा, इस प्रति में, इस आ में, इस प्रा में, इस परि में, ये जो उपसर्ग हैं, क्या इनके लिंग, वचन, काल, कारक में कोई परिवर्तन कर सकते हैं आप? क्या इसे आप लड़की कह सकते हैं, या इसे आप लड़का कह सकते हैं? क्या इसे मेल फीमेल में बांट सकते हैं? क्या इसके एक वचन और बहुवचन जैसे रूप बना सकते हैं? नहीं ना, बिल्कुल नहीं ना। देखो कितना इजी है ये चीज़। हिंदी व्याकरण बिल्कुल इजी है, लेकिन फिर भी समझना बड़ा जरूरी है। और जब तक आप उसे ध्यान से नहीं समझेंगे, उस बात की जानकारी नहीं लेना चाहेंगे, तो फिर तो समस्याएं हैं। तो उपसर्ग को ही अव्यय कहते हैं। तो जब हम उपसर्गों का समास कह सकते हैं इसे, जब हम इसके उदाहरण आपके सामने रख सकते हैं, तो इसी को तो अव्यय या इसी को उपसर्गों का समास कह सकते हैं। यानी ये दोनों बातें सेम है, केवल नाम अलग थे, काम अलग नहीं थे। नाम अलग है, काम एक ही है। तो अव्यय वो शब्द होते हैं जिनके ये परिवर्तन जिनमें नहीं होते हैं। ध्यान देना, ये एग्जामिनर महोदय ने सीधा सीधा प्रश्न आपसे कई एग्जामों में कर लिया है, तो आप इस बात को बताने के लिए तैयार रहें। आगे देखिएगा, यहाँ की बात करते हैं। तीसरी बात जो है, समान योजक समास क्यों कहते हैं? समान योजक समास इसे क्यों कहते हैं? और समान योजक समास कहने का तात्पर्य क्या है? क्या इसके उदाहरण बिल्कुल और कुछ अलग आएंगे? जी हाँ, आएंगे। समान योजक समास का मतलब
जब हूबहू सेम सेम दो शब्द एक जैसे हों, यानी दोनों पद एक जैसे हों, दोनों पद, तो समझ जाइएगा कि वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। जैसे लिखा जाए घर घर, घर घर विग्रह होगा घर के बाद घर, घर के बाद घर। जैसे लिखा जाए नगर नगर, तो ध्यान दीजिएगा विग्रह होगा नगर के बाद नगर। जैसे रोज रोज, रोज रोज का मतलब हर रोज, है ना, रोज रोज का मतलब हर दिन, वही बात हो गई। तो शब्द देखना जरा, दोनों पद एक जैसे हैं कि नहीं है, एक जैसे हैं ना। जब दोनों पद एक जैसे आएंगे तो पक्की बात है वो समान योजक कहलाएंगे। आप योजक का चिन्ह भी देख पा रहे होंगे, देख पा रहे हो। तो दो शब्द एक जैसे हूबहू, इसीलिए समान योजक द्वारा जोड़े गए, इसलिए समान योजक समास। ये काम आप करने वाला कौन है? अव्ययी भाव समास। इसलिए रखेंगे कहाँ? अव्ययी भाव समास में। सीधी सीधी बात है। सीधी बात यह है कि जब हम ये जान चुके हैं कि समान योजक समास किसे कहेंगे, जब हूबहू दो शब्द एक जैसे शब्द आपस में मिल जाएंगे, हम उन्हें समान योजक समास कहने से बिल्कुल कतराएंगे नहीं, कहेंगे। क्लियर है ना? समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। आगे देखिएगा, ऐसा ही नहीं होगा, कुछ उदाहरण ऐसे भी आएंगे जिसमें योजक चिन्ह हटा दिए जाएंगे। रातों रात, रातों रात ये काम हो जाना चाहिए। एक चोर दूसरे चोर से कहेगा हाथों हाथ, हाथों हाथ, इसका होगा रात ही रात में, रात ही रात में, हाथ ही हाथ में, हाथ ही हाथ में। बातों बात का मतलब क्या होगा भैया? बात ही बात में। और लातों लात का मतलब लात ही लात में। हाथों हाथ, बात ही बात, रातों रात, बीचों बीच, है ना, बीचों बीच कह रहा हूं तो अलग अलग बातें होंगी, देखना। इसको भी लिख देते हैं बीचों बीच। बीचों बीच का मतलब क्या होगा? बीच ही बीच में, बीच ही बीच में। हुआ कि नहीं हुआ? इस तरीके से जैसे लिखा जाए दिनों दिन, दिनों दिन, इसका मतलब क्या होगा? दिन ही दिन में या दिन के बाद दिन, दिन के बाद दिन, ये इसका विग्रह होगा। आप ध्यान दीजिएगा। इसलिए अच्छा एक बात देखना, मैंने आपको क्या बताने का प्रयास किया? हमने कहा जब एक शब्द दो बार आएंगे, बिल्कुल आसान है ये। एक ही शब्द दो बार आए, एक जैसे आए, तो उसे आप अव्ययी भाव समास लगाएं लगाएं लगाएं। लेकिन परंतु, लेकिन किंतु परंतु सबसे खतरनाक शब्द हैं हिंदी के। लेकिन इतनी भी स्पीड से ना लगाएं कि खुद ही लग जाए। जैसे कहीं लिखा हो धक्का मुक्की, हाथापाई, है ना, गाली गलौज, लगेंगे तो एक जैसे शब्द, लेकिन है नहीं ये, ध्यान देना। गाली गलौज, आप ये सोच करके इसमें कहीं अव्ययी भाव समास ना लगा जाएं। कहीं लिखा रहे धक्का मुक्की और आप अव्ययी भाव समास ना लगा दें, इस बात से बचें। परहेज करें कि हर गोली कामबी फलाम नहीं होती, हर दवा से आपके जुखाम और बुखार का इलाज नहीं होता, सबका अलग अलग काम होता है। ये आपको एक जैसे लग सकते हैं कब? जब आप उच्चारण कर रहे हैं तब, है नहीं एक जैसे। ये एक जैसे हैं। रातों रात, हाथों हाथ, बातों बात, बीचों बीच, नगर नगर, रोज रोज, घर घर, ये एक जैसे हैं। ये एक जैसे आपको लग रहे हैं। तो होना और लगना दोनों में बड़ा अंतर है ना। तो जब होगा एक जैसा होगा तो अव्ययी भाव समास, जब लगेगा तो अव्ययी भाव समास नहीं होगा। देखना, इसको मैं बताऊंगा आपको आगे। यहां है बहुव्रीहि समास, यहां है बहुव्रीहि समास। इंतजार करिएगा, एपिसोड देखना मत भूलिएगा। आएंगे हम प्लेटफॉर्म पे, बहुत अलग अलग चीज़ों को बताएंगे हम आपको। धक्का मुक्की में कैसे बहुव्रीहि समास होता है, गाली गलौज में कैसे बहुव्रीहि समास होता है, इसकी जानकारी बताएंगे। अभी फिलहाल ध्यान देना, आपको ध्यान को आकृष्ट किया और आपको ये बताने के लिए मजबूर किया, ये जानने के लिए मजबूर किया कि आपको एपिसोड हमारा देखना पड़ेगा आगे। और जब आप देखेंगे तो ऐसे महत्वपूर्ण पहलू को भी जान पाएंगे। इस पर बारीकी से विस्तार से वर्णन किया जाएगा। अब ध्यान दें, हम लोग इसे सिद्ध कर चुके हैं। अब हम इसे झूठा समास क्यों कहते हैं? क्या इसके भी उदाहरण आपके पास मौजूद है? जी हाँ, बिल्कुल मौजूद है। झूठा समास के भी उदाहरण हमारे पास हैं।
एग्जामिनर महोदय ने पूछ भी रखा है। उन्होंने कहा पंचगंगा में कौन सा समास होता है, ये उनका प्रश्न था। पंचगंगा, तो लोगों ने सबसे पहले लोग बाग वो जो अपनी बेहतरीन तैयारी को बहुत पहले मान लेते हैं कि हम तैयार हैं, वो जो पहले से ही अपने आप को फुलफिल मानते हैं, ये इनके लिए प्रश्न था और ये करारा जवाब था एग्जामिनर का। उनके गाल पर एक मान के चलें मार्क था एग्जामिनर का। एग्जामिनर ने पूछा कि पंचगंगा में कौन सा समास है, तो तहे दिल से बताने वाले, पूरे दिल से जुड़े हुए स्टूडेंट्स जिन्होंने हिंदी की बहुत तैयारी की थी, उन्होंने इसे तुरंत बगैर कुछ सोचे विकल्प नंबर 1 द्विगु समास को टिक करके अपने मन के भाव को बढ़ा रहे थे। जब आंसर की आती है और जब उन्होंने देखा कि हमारे ये प्रश्न गलत हुए हैं, तब आंतरिक रूप से वो पछता रहे थे और उस पछतावा को मिटाने के लिए प्रयासरत नहीं हुए। लेकिन आपको विफलता महसूस भी हो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। देखना, पंचगंगा में अव्ययी भाव समास कैसे है, क्यों इस उदाहरण को यहां रखा हूं, इस बात को जान लें। और इस बात को जान गए तो आपका अव्ययी भाव समास कंफर्म हो गया। देखिएगा, पंचगंगा का मतलब द्विगु समास जब आप पढ़ते हैं ना, द्विगु समास, तो द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। जब आप कोई ट्रिकी वीडियो देख रहे होते हैं, वहां इतना ही लिखा होता है, संख्यावाची समास, जिसका पहला पद संख्यावाची होगा वो द्विगु समास होगा। और हमने सोचा कि हमारी तैयारी हो गई है और हम इस तरीके से एग्जाम में पार्टिसिपेट किए, और जैसे हमने देखा पंचगंगा, हमें लगा हो अभी तो कल ही देखा था ये वीडियो, आगे संख्या है तो लगाइए द्विगु समास, और लगा के चले आए, अब पछताइए। लेकिन हकीकत में वो था नहीं है। क्या इसमें संख्यावाची हो जरूर, लेकिन परिभाषा कहती है समाहार होना चाहिए। समाहार होने का मतलब हुआ, आगे जानेंगे, समाहार होने का मतलब केवल इतना समझ लें कि समाहार कभी झूठा नहीं हो सकता है। समाहार हमेशा सच होना चाहिए, जो है वही। जैसे पांचों लोग, तो बिल्कुल 5 लोग इकट्ठा हो सकते हैं, हजारों लोग इकट्ठा हो सकते हैं, सच बोल रहा हूं। लाखों बर्तन इकट्ठा कर सकते हैं, सच बोल रहा हूं। चौराहा 4 रास्ते इकट्ठा मिलते हैं, सच बोल रहा हूं। तिराहा 3 रास्ते इकट्ठा मिलते हैं। दुपट्टा 2 पट रखे जाते हैं, सच बोल रहा हूं। तो ऐसी जगह हम द्विगु समास की प्रक्रिया में भागीदार बनते हैं। लेकिन यहां देखना, पंचगंगा कहां से लाओगे भाई, ये 5 गंगा लाओगे कहां से? इसका मतलब दिया गया उदाहरण झूठा है। जैसे अब तक झूठा नहीं था, लेकिन अब तो झूठा है। पंचगंगा, आपसे अभी मैंने सारी बातें की। चौराहा तो 4 रास्ते इकट्ठा होते हैं, है ना। दुपट्टा 2 पट इकट्ठा होते हैं। दोपहर 2 पहर इकट्ठा होते हैं। सारी बातों को हम कर सकते हैं, इसलिए हम उसका समाहार मानते हैं, वो वास्तविक है। पंचगंगा क्या वास्तविक है? जब गंगा एक है इस धरा पर, इस प्यारी सी वसुंधरा पर एक ही प्यारी सी गंगा है, तो 5 कहां से लाएंगे, है ना। यही बात ना, तो 5 कहां से लाओगे? इसका मतलब ये झूठ बोल रहा है। कौन? ये शब्द, ये बढ़ा चढ़ा के बहुत ज्यादा फेंक रहे हैं, इसीलिए हम इसे झूठा मान रहे हैं। और इसलिए पंचगंगा में हम अब से कौन सा समास टिक करेंगे? अव्ययी भाव समास टिक करेंगे, और इसीलिए हम इसे झूठा समास की भी श्रेणी में रखते हैं। क्लियर बात है ना। आगे देखिएगा, आप सोचेंगे कि सर कुछ और उदाहरण लीजिए। दुग्ध गंगा, तो यार कहने वाली बात तो अलग है। क्या ऐसा हो सकता है क्या? रक्त की गंगा हो सकती है क्या? दुग्ध की गंगा हो सकती है क्या? नहीं। तो ये ना सोचो कि हम इसे तत्पुरुष समास में ले जाएंगे, ना बाबा ना, नहीं ले जाएंगे। दुग्ध गंगा, रक्त गंगा, झूठ बोला जा रहा है, फेंका जा रहा है, बड़ी फेंक रहे हैं। इतना बड़ा तो फेंकना भी नहीं चाहिए। दुग्ध गंगा, दूध की गंगा, संभव नहीं। रक्त गंगा, रक्त की गंगा, संभव नहीं। अतः दिया हुआ शब्द हमसे झूठ बोल रहा है, और झूठा बोलने के कारण हम आपको झूठे समास के महत्वपूर्ण अंश में शामिल करते हुए अब आपके सामने वैकल्पिक व्यवस्था में अव्ययी भाव समास टिक कर रहे होंगे। क्लियर है ये चीज? देखिएगा, अभी मैं लिख दूं त्रिसूर्य। आप बताओ, सूर्य एक है, 2 और कहां से लाएंगे? नहीं हो पाएगा हमसे भाई, नहीं हो पाएगा। इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। आप जब झूठ बोलेंगे तो हम आपको झूठे समास के अंतर्गत अव्ययी भाव समास के महत्वपूर्ण क्रियाकलापों में शामिल कर लेंगे। क्लियर है?
तो क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए। दिमाग चले कि मामला क्लियर है, रास्ता क्लियर है और ये सारी बातें क्लियर हैं। क्लियर है तो आप क्लियर हैं, क्लियर है तो ये चैनल क्लियर है, क्लियर है तो लाइक बनता है, क्लियर है तो सब्सक्राइब बनता है, क्लियर है तो आपकी पढ़ाई और मजबूत बनती है, क्लियर है तो एपिसोड का इंतजार करते हैं, क्लियर है तो समाज पार्ट 3 का इंतजार करते हैं और मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।